आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू ट्यूटोरियल एंड्रॉयड स्टूडियो के हवाले से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा बिल्कुल एक न्यू कोर्स है एंड्रॉयड स्टूडियो के हवाले से। तो आज हम सिर्फ एंड्रॉयड स्टूडियो का इंट्रोडक्शन ही देखेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो में किस तरीके से हम काम करते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कैसे करते हैं और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने कंप्यूटर या पीसी के अंदर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें सबसे पहले तो इंटरनेट चाहिए होगा। इंटरनेट के बगैर तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आपने सिंपल क्या करना है, अपना गूगल क्रोम या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, ब्राउज़र को आपने ओपन करना है। ओपन करके आपने वहाँ पे लिखना है एंड्रॉयड स्टूडियो डॉट, गूगल में आप लिखें एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड स्टूडियो। अब जैसे ही लिखेंगे तो सबसे पहला जो आपके पास सर्च के अंदर लिंक शो होगा, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करके आपने जैसे ही पेज आपके पास रिफ़्रेश होगा तो आपने इसको अपने पास डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे देखें आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आएंगे। डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो सबसे पहले 4.1.3 फॉर विंडोज़ 64 बिट 896 MB का है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपके पास विंडोज़ 10 64 बिट होना जो है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। विंडोज़ 7 पे भी ये रन हो जाता है बहुत अच्छे से। विंडोज़ 10 के ऊपर ये है कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या कोई किसी किस्म का कोई इशू जो है वो क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि एंड्रॉयड बजाते खुद रिकमेंड करता है कि विंडोज़ 10 64 बिट ही होनी चाहिए। सेकंड, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आप यूज़ कर रहे हो, सिस्टम यूज़ कर रहे हो, पीसी यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, उसकी सी ड्राइव जो है वो कम से कम आपकी 100 GB होनी चाहिए, ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। वैसे ये इतना कोई ज़्यादा स्टोरेज तो नहीं लेता, तकरीबन कोई 3 से 4 GB स्टोरेज लेता है, लेकिन आपकी सी ड्राइव जितनी ज़्यादा होगी आपको उसका उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और एंड्रॉयड की अगर हम यहाँ पे रिकमेंडेशंस को देखा जाए तो रिकमेंड करता है एंड्रॉयड के आपके पास मिनिमम जो है वो 8 GB रैम होनी चाहिए, ताकि लैगिंग ना आए और आपका सिस्टम जो है वो स्लो ना हो। लेकिन मेरा पर्सनल वैसे एक्सपीरियंस है कि मैं इसको 4 GB पे भी रन कर चुका हूँ। और अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर करूँ तो वो ये है कि मैं एंड्रॉयड स्टूडियो जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त मेरे पास कोर टू डू लैपटॉप था, डेल का E6400। ठीक है। और आप यकीन नहीं करोगे, उसमें 4 GB रैम थी। विंडोज़ 7 64 बिट में यूज़ कर रहा था 4 GB रैम के साथ। तो उसमें भी मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो ठीक वर्क कर रहा था। सिर्फ इशू आ रहा था एमुलेटर के हवाले से कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो अपना इसका बिल्टन एमुलेटर है वो नहीं हो रहा था। लेकिन मैं अपना जो है फ़िज़िकल डिवाइस USB के थ्रू कनेक्ट करके तो उसके ऊपर मैं टेस्टिंग अपनी कर लेता था, चेक कर लेता था कि कैसा है कैसा नहीं। लेकिन मुझे स्लो या ऐसा कोई फ़ील नहीं हुआ। तो अगर आपके पास भी लो स्पेक लैपटॉप या सिस्टम है तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि जी एंड्रॉयड स्टूडियो करने के लिए हमें जो है वो विंडोज़ 10 होनी चाहिए और i7 जो है वो 5th या 6th जनरेशन होना चाहिए, 8 GB या 16 GB रैम होनी चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके पास नहीं है तो कोई इट्स नॉट अ बिग इशू। आप गो टू डू, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं इसको पर्सनली तौर पे यूज़ कर चुका हूँ। अच्छा, अब सेकंड बात आती है कि रिकमेंडेशन के हवाले से। तो एंड्रॉयड ने बेसिकली एक रिकमेंड किया है कि मिनिमम इतना होना चाहिए। ठीक है। अब अगर इसकी रिकमेंडेशन हम पढ़ें तो वो 4 GB को भी रिकमेंड कर लेता है कि ठीक है, अगर आपकी 4 GB रैम है तो फिर भी चलेगा। 4 GB रैम में सिर्फ इशू आपका आएगा तो वो जस्ट आपका जो है वो एंड्रॉयड एमुलेटर के हवाले से इशू आएगा। बिल्टन एमुलेटर जो है इसका कि वो थोड़ा स्लो चलेगा या काम नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको फ़िज़िकल डिवाइस जो है वो यूज़ करना पड़ेगी। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फ़िज़िकल डिवाइस ही यूज़ करें, क्योंकि उसके ऊपर इजी हो जाता है, थोड़ा सिस्टम भी थोड़ा फास्ट हो जाता है आपका। अच्छा, अब सेकंड, इस वक्त मैं जो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ i5 सेकंड जनरेशन है और 8 GB रैम है। ठीक है। ये स्पेक्स आपको मैं शो भी करवा देता हूँ कि जिस पर मैं एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो यूज़ कर रहा हूँ और उसको बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और अगर आप इसके साथ SSD जो हार्ड है वो अगर यूज़ कर लें तो वो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा कि मज़ीद आपके लिए जो है वो बेहतरी हो जाएगी। अच्छा, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी बेसिक्स की आ गई कि इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं और ये सारा मामला। अच्छा, आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एंड्रॉयड डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपल आपने आई हैव रीड एंड, हम जैसा नहीं पढ़ते, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को वैसे पढ़ लें तो फ़ायदा है। आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एंड्रॉयड डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो फॉर विंडोज़ पे क्लिक कर देना, तो आपकी जो एक्जी फ़ाइल है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी आपकी फ़ाइल तो ये आपने इसको सिंपली जो है रन करना है। रन करके आपने इसको सिंपली जैसे इंस्टॉल करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट और उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। सिर्फ एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जिस वक्त आप इसको इंस्टॉल कर रहे हों
896 896 MB की तो डाउनलोड हो जाएगी ये फ़ाइल। लेकिन जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो तो तब भी आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या पीसी जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो नेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये ड्यूरिंग द डाउनलोड इंस्टॉलेशन भी कुछ डाउनलोड्स करता है आपकी कुछ फ़ाइल्स को, आपके एमुलेटर को और एसडीके को और इन तमाम चीज़ों को वो डाउनलोड करता है। ठीक है, तो जब ये कंप्लीट आपने उनको सिंपली जो है वो रिकमेंडेशंस जो डाउनलोड्स की आएंगी उनको आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर आपका इंटरनेट उस वक्त अवेलेबल नहीं है कि जिस वक्त आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं और वो आपसे पूछता है कि इसको डाउनलोड करना है और ऐसा सब कुछ, तो अगर आप नहीं कर पाते तो फिर भी घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं। आप उसको सिंपली इंस्टॉल कर लें, उसको कैंसिल कर दें और उसके बाद जैसे ही आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये फ़ाइल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब इस फाइल के अंदर यहाँ पे आप देखें उस वक्त क्योंकि आप डाउनलोड नहीं कर सके वो तमाम चीज़ें, तो आपने घबराना नहीं है। आपने सिंपली यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके आपने एसडीके मैनेजर पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही एसडीके मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो जो है वो ओपन होगी। ठीक है, ये आपकी एसडीके है। एसडीके का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ठीक है, ये बेसिकली हम जावा के साथ इसका ट्यूटोरियल का आगाज़ करेंगे कि हम जावा ही इसके अंदर सारा करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे आप ओपन करेंगे तो ओपन करके यहाँ पे आपको एडिट का जो बटन है इस पर आपने क्लिक करना है। तो वही पेज जो स्टार्ट में आपसे इंस्टॉलेशन के वक्त आपसे वो कह रहा था वो पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और आप इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो कर सकते हैं कि जो मामलात को जो फाइल्स नहीं इंस्टॉल हो सकी उनको आप दोबारा फिर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आप अगर अपने लेफ्ट साइड पे देखें तो एंड्रॉयड एसडीके के बिल्कुल ऊपर अपडेट्स का क्लिक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो अपडेट्स नहीं हो सकी आपकी यानी उस वक्त अपडेट नहीं हुई तो आप सिंपली चेक नाउ पे क्लिक करें तो आपकी अपडेट्स जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी। यहाँ पे ये आपको अपडेट कर देगा। अच्छा, अब आते हैं हम अपने इंटरफेस की तरफ। जैसे ही आप अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। ठीक है, इसकी लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हैं कि जिन पे आपने रिसेंटली वर्क किया है या ऐसा जो भी मामलात हैं ये तमाम के तमाम इनके अंदर आपके ओपन हो जाएंगे कि जिन पे आप ऑलरेडी काम कर चुके हो। अब इसके राइट साइड पे देखें तो सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो लिखा आता है, उसके नीचे आपका वर्जन लिखा आता है और 4.1.3 इस वक्त इसका लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, उसके नीचे आपको वो कुछ पूछ रहा है कि क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। अभी हम सिर्फ इन दो के ऊपर ही जो है वो थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि आप बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे सिंपल करना क्या है कि आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना। अब जैसे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक विंडो जो है वो न्यू ओपन हो जाती है। इसके अंदर अगर आप टॉप पे देखें तो कुछ टैब्स के अंदर आपको फ़ोन एंड टैबलेट, वेयर ओएस, एंड्रॉयड टीवी, ऑटोमोटिव, एंड्रॉयड थिंग्स के कुछ टैब्स नज़र आते हैं। अगर आप इन पर क्लिक करके देखें तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको शो करवा देता है बनी हुई के मतलब यानी कि आप किस पे बेसिकली आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो किस जो है डिवाइस उसके लिए आप क्रिएट कर रहे हो। अगर तो आप फ़ोन एंड टैबलेट के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप सिंपली यहाँ पे फ़ोन एंड टैबलेट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करके नीचे अगर आप देखें तो आपके सामने कुछ बनी हुई एक्टिविटीज़ उन्होंने हमें बना के दी हुई हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो बिलीव मी बहुत ईजी है। आपको हाफ़ अगर काम आता है तो हाफ़ काम आपको एंड्रॉयड स्टूडियो खुद ही बता देगा कि आगे आप क्या करना चाह रहे हैं और आपको सजेशंस दे देगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये पता नहीं कोडिंग जावा नहीं आता आपको, आपने कोई सी किस्म की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई, इट्स नॉट अ बिग इशू। बिल्कुल भी नहीं घबराना आपने। ऐसा कोई मसला नहीं है कि अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई और आप ये कहें कि जी जावा नहीं पढ़ा मैंने C++ नहीं पढ़ी, मैंने बेसिक्स मुझे कोडिंग की बिल्कुल नहीं आती और ये सारे मामला, तो आपने बिल्कुल भी इन चीज़ों से घबराना नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। कुछ थोड़े से बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर करवा सकूँ तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे एक प्रोफेशनल डेवलपर बन जाओगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमें क्या वो बता रहा है, देखें बेसिक एक्टिविटी वो ऑलरेडी हमें बना के देगा। ठीक है, बॉटम नेविगेशन, ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जाके पढ़ेंगे। हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। एम्प्टी एक्टिविटी अब क्या है कि ये हमें किसी किस्म का कोई डिज़ाइन बना के नहीं देगा। ठीक है, हमारे सामने बिल्कुल खाली पेज होगा, उसके ऊपर हम अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका नेम बता रहा है। वो नेम यहाँ पे आपने जो भी अपनी एप्लीकेशन का नाम रखना चाहते हैं, यानी जो आप अपनी एप्लीकेशन का अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे हम नेम दे देंगे। सपोज़ हम पहली एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माई फर्स्ट ऐप। ठीक है, ये मैंने एप्लीकेशन का एक नेम दे दिया। अच्छा, अब उसके बाद आगे है हमारे पास पैकेज नेम। पैकेज नेम के अंदर क्या है कि जब हम अपनी एप्लीकेशन को एंड्रॉयड प्ले स्टोर के साथ कनेक्ट करते हैं
तो वहाँ पे हमें एक यूनिक पैकेज नेम देना पड़ता है। जैसे वेबसाइट का आपको पता होगा कि एक वेबसाइट जब हम डोमेन नेम क्रिएट करते हैं या परचेज़ करते हैं तो हम एक यूनिक नेम देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका भी पैकेज नेम होता है, यूनिक होना चाहिए, किसी के साथ मैच नहीं होना चाहिए, वरना स्ट्राइक आ सकती है जब आप प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन को अपलोड करते हैं। तो इस तमाम मामला। और दूसरी चीज़ आप इसमें नोट करें कि जैसे ही हमने अपना नेम रखा तो हमारा पैकेज नेम com.example.my फर्स्ट ऐप ही लिखा आ गया, लेकिन बग़ैर किसी स्पेस के और बग़ैर कैपिटल लेटर्स के, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में, वो ही हमारा पैकेज नेम बन जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद आगे हमारा आ जाएगा सेव लोकेशन, कि हम अपने प्रोजेक्ट को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी सी ड्राइव जो है वो 100 GB या 110 GB अगर इतनी भी है तो बहुत बेहतर है कि आप सी के अंदर ही इसको सेव कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी सी कम है और आपकी डी ड्राइव ज़्यादा है या दूसरी लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे सिंपली पाथ पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपने यहाँ पे ब्राउज़ करके जहाँ पे भी आप इसको, सपोज़ मैं इसको अगर डी ड्राइव के अंदर सेव करना चाहता हूँ, मैं डी ड्राइव को जो है वो सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जो भी पाथ अपना फ़ोल्डर है या जो भी पाथ है वो करके मैं ओके कर दूँगा तो यहाँ पे मेरा ये पाथ आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद आगे आती है लैंग्वेज। यहाँ पे 2 लैंग्वेज आपको एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो फ्राहम करता है कोडिंग के लिए, सबसे पहले जावा और दूसरे नंबर पे कॉटलैन। तो हम क्योंकि जावा के साथ ही यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे लैंग्वेज जावा यूज़ करेंगे। कॉटलैन जो है ये भी एंड्रॉयड की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसकी अगर हिस्ट्री में हम थोड़ा सा जाएँ तो उसकी हिस्ट्री ये है कि पहले स्टार्ट जब इसने एंड्रॉयड ने किया था तो इसने बग़ैर कॉपीराइट्स के, बग़ैर एंड्रॉयड की इजाज़त के इसने जो है वो जावा को अपने अंदर शामिल कर लिया था, कि जावा कोडिंग को अपने साथ एफिलेट कर दिया था। लेकिन उसके बाद जावा ने फिर केस कर दिया इन पे कि आपने हमसे इजाज़त नहीं ली। तो जैसे ही केस चला तो एंड्रॉयड ने, गूगल ने अपनी एक लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, जिसका नाम दिया गया कॉटलैन। लेकिन मीनवाइल इनका आपस में पैचअप हो गया तो इन्होंने जावा को भी बीच में ही रखा। तो हम जावा पे ही काम करेंगे एंड कॉटलैन पे काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये ट्यूटोरियल हमारा जब कंप्लीट होगा तो हम फिर कॉटलैन पे शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है मिनिमम एसडीके। मैंने आपको पहले बताया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। ये मिनिमम एसडीके का मतलब है कि हम अपनी एप्लीकेशन को जिस एंड्रॉयड वर्जन पे चलाना चाहते हैं, मिनिमम हमारी एप्लीकेशन किस एंड्रॉयड वर्जन पर रन हो सके। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो देखें आपको ये कंप्लीट एंड्रॉयड वर्जन्स शो करवाता है कि जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। जेली बीन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो एंड्रॉयड 11R जो अभी मार्केट में लॉन्च हो चुका है, ठीक है, वहाँ तक हमें शो करवा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एंड्रॉयड जेली बीन 4.1 सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी मिनिमम एप्लीकेशन जो है वो जेली बीन पर भी रन होगी। और नीचे वो मुझे बता रहा है कि योर ऐप विल रन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 99.8% ऑफ डिवाइसेस, यानी पूरी दुनिया में जितनी भी एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं उन पे ये 99.8% जो है वो मेरा ये एप्लीकेशन जो है वो रन हो सकती है। यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल 11 जो लेटेस्ट वर्जन है उसको सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे बता रहा है कि वो 1% से भी कम है डिवाइसेस पूरी दुनिया के अंदर के जो मेरे इस प्रोग्राम को रन कर पाएंगी। तो हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से मिनिमम डिवाइस कोई भी सिलेक्ट करके, मैं लॉलीपॉप सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे बता रहा है कि 94.1% ऑफ डिवाइसेस कैन रन योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोशिश ये करनी है कि हमने मैक्सिमम परसेंटेज पे जाना है ताकि हमारी एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऊपर यूज़ कर सके। अच्छा, यूज़ लेगेसी एंड्रॉयड सपोर्ट लाइब्रेरीज़, इस पर अभी हमने कुछ नहीं करना, ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके तो इस पर हम देखेंगे कि इसका क्या मकसद है। इसको करने के बाद जैसे ही हम फिनिश करते हैं तो हमारे सामने जो है वो एक प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। उस प्रोजेक्ट के अंदर वो ग्रेडल को कुछ बिल्ड करेगा और ये तमाम मामला अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो रहा है। वो कुछ फ़ाइलों को डाउनलोड करेगा, अपने अंदर ओपन करेगा और ओपन करके हमें एक प्रोजेक्ट जो है वो सामने शो करवा देगा, ठीक है। ये देखें जी, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इंपोर्टिंग कर रहा है, ग्रेडल को बिल्ड कर रहा है और हमारे सामने देखें ये कुछ ही देर के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगा। हाँ, आपका अब अगर सिस्टम कोटिड्यू है तो मे बी कि अगर i5 के ऊपर और मेरे सिस्टम के ऊपर अगर ये 2 मिनट लेगा तो आपके कोटिड्यू पे 4 मिनट ले लेगा, तो इट्स नॉट अ बिग डील। वैसे भी कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये बिल्कुल नहीं सोचना कि जी मेरे पास सिस्टम जो है वो हल्का है, स्लो है, तो मैं ये काम नहीं कर सकता और अभी मैं इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि मैं कोई अच्छा लैपटॉप या अच्छा सिस्टम जो है वो बाय कर सकूँ, परचेज़ कर सकूँ। तो हमने बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके घबराना नहीं है, हम इसी को लेके चलेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है।
है। अच्छा, अब आगे देखें, वो जैसे ही ग्रेडल कंप्लीट होगा तो मेरे सामने ये देखें अब 2 फाइल्स ओपन हो रही हैं। एक है activity_main.xml और एक है main_activity.java। ये हमें 2 फाइलें खुद ब खुद ही ओपन होती हैं, ठीक है। एक्टिविटी का क्या मतलब है, पहले हम एक्टिविटी को थोड़ा सा समझ लें। एक्टिविटी बेसिकली कहा जाता है कि जैसे हमारा वेबसाइट है तो वेबसाइट के ऊपर वेब पेजेस होते हैं। एक होम पेज होता है, फिर उसके बाद अबाउट पेज आ जाता है, फिर आपका कॉन्टैक्ट अस पेज आ जाता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से मज़ीद आगे से आगे पेजेस आ जाते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो एक अगला पेज ओपन होता है, आप अगले पेज पे क्लिक करते हो तो अगला पेज ओपन हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर पेजेस की जगह पे एक्टिविटीज़ यूज़ होती हैं, ठीक है। कि जैसे ही आप एक्टिविटी पे एक एक्टिविटी यानी एक पेज, उसके बाद आपने दूसरा पेज तो दूसरी एक्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी कहलाती है। अब ये जो 2 फाइलें हैं activity_main.xml, ये हमारी कहलाती है डिज़ाइनिंग, जिसको कि हम फ्रंट एंड भी कहते हैं, ठीक है। जो यूज़र इंटरफेस UI जिसको बोला जाता है, यूज़र इंटरफेस को जो यूज़र देखता है, जिसमें सारी डिज़ाइनिंग होती है। जैसे आप YouTube की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो YouTube का पहले आपके सामने एक जस्ट स्ट्रक्चर नज़र आता है, तो आपने जितना भी अपना स्ट्रक्चर बनाना है वो आपने अपना XML फाइल में बनाना है। और जो main_activity.java है, इसके अंदर आपने अपनी कंप्लीट कोडिंग करनी है। कि जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास ओपन ही हेलो वर्ल्ड के साथ एक टेक्स्ट व्यू जो है वो लिखा हुआ नज़र आता है, ठीक है। इस टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करें तो क्या हो, कैसा नज़र आए, ज़रा एनिमेशन के साथ नज़र आए या वैसे ही सिंपल नज़र आए। इस पर क्लिक करें तो ये जूम हो जाए या क्या करें, तो ये तमाम कोडिंग जो है वो हम करेंगे main_activity.java फाइल के अंदर। तो यहाँ पे ये जो 2 फाइल्स आपके सामने ओपन हुई हैं, सबसे पहले क्या है .xml फाइल, ये हमारा फ्रंट एंड होता है, और .java फाइल ये हमारा बैक एंड होता है। जावा फाइल बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी यूज़र को, और जो XML फाइल है ये हम जो है वो यूज़र देख सकते हैं, ये यूज़र इंटरफेस होता है। इसी के अंदर हम तमाम डिज़ाइनिंग करते हैं, कंप्लीट जो भी हमारा मामला है वो सब हम यहीं पे करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद देखें, जैसे ही आपके पास ये ओपन होगा, फर्स्ट टाइम जब आप रन करेंगे तो अगर आपका जो सिस्टम है सॉरी, अगर आपका सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है एमुलेटर को, तो आप एमुलेटर यानी वर्चुअल डिवाइस जो है एंड्रॉयड स्टूडियो ही हमें अलाउ करता है कि आप यहीं पे जो भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जो भी कोडिंग कर रहे हैं, तो इससे पहले कि आप उसकी APK फ़ाइल बना के किसी अपने दूसरे सिस्टम में, अपने लैपटॉप मोबाइल में लेके जाएं, दोस्तों को सेंड करें, चेक करना हो तो आपको वर्चुअल डिवाइस देता है कि आप इस पर चेक कर सकते हैं। अच्छा, वो हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहला स्टेप है हमारा, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली AVD मैनेजर पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें एक छोटा सा मोबाइल है, उसके साथ एक तीर का निशान है, और उस पर जैसे ही हम कर्सर लेके आते हैं तो AVD मैनेजर है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी योर वर्चुअल डिवाइस के नेम से। मैंने ऑलरेडी एक डिवाइस क्रिएट की हुई है, ठीक है। अब हम एक और डिवाइस क्रिएट करते हैं, आपको उसका मैं तरीका बताता हूँ। क्या करेंगे, हम क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे नीचे देखें, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने सेलेक्ट हार्डवेयर का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आएगा, अब हम क्योंकि फ़ोन के लिए एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ से हम फ़ोन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखें उसने हमें मुख्तलिफ़ फ़ोन, मुख्तलिफ़ साइज़ और मुख्तलिफ़ एंड्रॉयड वर्जन्स के साथ उसने हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं कि जिसके पे प्ले स्टोर, और कुछ फ़ोन्स हैं कि जिस पे प्ले स्टोर अवेलेबल है, यानी कि डाउनलोड हम कर सकते हैं प्ले स्टोर के साथ अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आपने प्ले स्टोर पे उसको अपलोड करना है एप्लीकेशन को, तो उसी लिहाज से टेस्टिंग करना चाह रहे हैं। और कुछ फ़ोन्स हैं कि वो नहीं कर रहे, तो यहाँ पे देखें साइज़ भी दे रहे हैं, वो हमें रेजोल्यूशन भी बता रहा है, डेंसिटी, यहाँ पे मुख्तलिफ आपको वो मोबाइल फ़ोन्स अलाउ कर रहा है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे 3.2 जो है वो इंचज़ का एक मोबाइल फ़ोन जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। क्रिएट करके मैं यहाँ पे उसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो मुझे एंड्रॉयड वर्जन्स बता रहा है। अब क्योंकि मैंने लॉलीपॉप सेलेक्ट किया था कि मिनिमम मेरी एप्लीकेशन जो है वो लॉलीपॉप पे चले, तो यहाँ पे भी देखें मिनिमम वो लॉलीपॉप ही अलाउ कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जिस वर्जन के ऊपर ट्राई करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि जी मिनिमम मेरा लॉलीपॉप है तो मिनिमम वहीं पे जाए, तो मैं अपना वो SDK वर्जन जो है उसको डाउनलोड कर लूँगा जो अभी डाउनलोडेड नहीं है, ठीक है। अब डाउनलोड करते हुए थोड़ा टाइम लेगा, तो मतलब यानी कि डाउनलोड नहीं होगा, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं इसी पे टाइम की ताकि बचत हो रही है तमाम, मतलब यानी कि आपको मैं बता सकूँ। आपने उसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके आपने सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे AVD नेम है, AVD नेम यहाँ पे आप अपने मोबाइल फ़ोन का क्या नेम देना चाहते हैं, मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ माई वर्चुअल मोबाइल, ठीक है, मैं ये नेम देना चाहता हूँ।
इस नेम को देने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली फ़िनिश कर दूँगा। मैंने मज़ीद किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। मैं फ़िनिश पे क्लिक करूँगा, वो देखें कह रहा है मुझे क्रिएटिंग एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, यानी कि वो एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर रहा है और ये उसने मुझे वर्चुअल डिवाइस जो है वो क्रिएट करके दे दी है। अब जैसे ही यहाँ पे देखें मेरे पास एक्शंस के अंदर एक प्ले का बटन है, एक एडिट का बटन है और यहाँ पे मोर का बटन है। मैं यहाँ पे अगर अपनी वर्चुअल डिवाइस को रन करना चाहता हूँ, मैं सिंपली इसको प्ले पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी वर्चुअल डिवाइस जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखें वो स्टार्टिंग AVD जो है वो मुझे बोल रहा है कि वो स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, अब मेरे साथ कोटीड्यू, मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस कि मेरा कोटीड्यू पे ये एक्सपीरियंस है, मैं कोटीड्यू लैपटॉप पे जो है वो यूज़ करता रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस मेरा ये था कि वहाँ पे मेरी ये वर्चुअल डिवाइस जो है वो रन नहीं होती थी। ठीक है, कोटीड्यू के ऊपर यही सिर्फ मेरा एक इशू था और इसके अलावा कोई इशू नहीं था, बिल्कुल ठीक रन होती थी। तो मैं उसके लिए अपनी जो है फ़िज़िकल डिवाइस USB के साथ कनेक्ट करके अपने लैपटॉप के साथ, तो मैं उस पर देख लेता था, वो मेरा रन हो जाता था वहाँ पे। और वो इस वर्चुअल डिवाइस की निस्बत एक तो फास्ट भी है, आपके कंप्यूटर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। ठीक है, और उसको चेक करना इजी हो जाता है क्योंकि आपके मोबाइल पे जो भी होगा मामला, मतलब यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो आपका बन जाएगा। अब ये देखें, ये मेरे सामने अब AVD जो मेरा वर्चुअल डिवाइस है वो ओपन हो रहा है। ये अब ऑन होगा, ऑन होके मेरे सामने ये शो करवा देगा। अगर सॉरी गला थोड़ा सा ख़राब है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें कि मैं मतलब यानी कि किसी भी किस्म के कोई इशू आ रहा हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको भी हल करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अब जैसे ही ये हमारा ओपन हो जाएगा उतनी देर हम थोड़ा सा मज़ीद अपना एंड्रॉयड स्टूडियो के हवाले से, क्योंकि बेसिक्स है आज, तो एंड्रॉयड स्टूडियो के हवाले से जो है वो हम थोड़ा सा पढ़ लें। अपने राइट साइड पे देखें तो हमारे सामने एक मेन्यू ओपन हो रहा है जिसके अंदर ऐप है, उसमें मैनिफेस्ट है, जावा है। ठीक है, फिर उसके बाद com.example वही हमारी जो पैकेज नेम है उसके हवाले से कुछ फाइल्स हैं, फिर RES नाम का एक फ़ोल्डर है, फिर ग्रेडेड स्क्रिप्ट्स है। अच्छा, ये सब क्या है? मैनिफेस्ट पे अगर हम क्लिक करें तो मैनिफेस्ट बेसिकली हमारी एप्लीकेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैनिफेस्ट में दी जाती है। यानी अब यहाँ पे एक चीज़ को मैं देखूँ कि अगर सपोज़ मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम, माई फर्स्ट ऐप तो मैंने रख लिया, लेकिन उसके बाद मेरा माइंड चेंज हो गया कि मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम चेंज करना चाहूँ, तो क्या मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं हम अपनी एप्लीकेशन का नाम दोबारा चेंज। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैनिफेस्ट में आऊँगा और माई फर्स्ट ऐप को यहाँ पे चेंज कर दूँगा, जो भी मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ। सेकंड, आप अपनी एप्लीकेशन का आइकन जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं कोई भी व्हाट्सएप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको देखें कि व्हाट्सएप पे एक आइकन आपके पास आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप, अपना एप्लीकेशन का आइकन जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम यानी कि कौन सी एक्टिविटी सबसे पहले ओपन हो, यहाँ पे देखें इंटेंट फ़िल्टर एक एक्टिविटी के नाम से, और मेन एक्टिविटी ये है हमारी, उसके अंदर एक इंटेंट नाम का फ़िल्टर पड़ा हुआ है। ये फ़िल्टर बेसिकली ये जो कोड है इतना, इस कोड का काम ये होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं तो डेफिनेटली हमने ये भी तो बताना है ना इसको, एंड्रॉयड को, कि सबसे पहले आपकी एक्टिविटी कौन सी ओपन हो, यानी होम एक्टिविटी कौन सी हो। तो जिस एक्टिविटी के अंदर ही आपका इंटेंट फ़िल्टर जो है वो पड़ा होगा, वही एक्टिविटी सबसे पहले रन होगी आपकी एप्लीकेशन की। ठीक है, ये इंटेंट फ़िल्टर आपने कट करना है यहाँ से, और कट करके आपने जिस एक्टिविटी को सबसे पहले ओपन करवाना चाह रहे हैं उसमें आप पेस्ट कर देंगे। 2 एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं रखेंगे वरना एरर आएगा हमारे सामने। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया हमारा मैनिफेस्ट का। मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता हम इसके बारे में भी पढ़ते रहेंगे। उसके बाद हमारा आता है जावा फ़ोल्डर। इसके अंदर जितनी भी हमारा जावा फाइल्स पड़ी होंगी, जितनी एक्टिविटीज़ पड़ी होंगी और उनकी जितनी भी जावा फाइल्स होंगी, ये हमारा com.example.myfirstapp यानी कि जो पैकेज नेम के साथ और जिसकी ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा होगा उसके अंदर ये हमारी सारी जावा फाइल्स पड़ी होंगी। ये जो नीचे 2 फोल्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें ब्रैकेट में एंड्रॉयड टेस्ट लिखा हुआ है और टेस्ट लिखा हुआ है, ये बेसिकली एंड्रॉयड के अपने फ़ोल्डर्स हैं। हमने इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड खुद से भी टेस्ट करता है आपकी एप्लीकेशंस को। आपकी बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो एंड्रॉयड खुद तरतीब देता है, यानी एप्लीकेशन को रन करना, एप्लीकेशन कहाँ पे आपकी जो है वो सस्पेंड हुई है, कहाँ से रीसेट हुई है, कहाँ से डिस्ट्रॉय हुई है, फिर उसको रन करना, ये तमाम काम एंड्रॉयड खुद करता है और वो इनके अंदर ही करता है। हमने इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। उसके बाद आते हैं हम अपने अगले फ़ोल्डर की तरफ जो है RES के नाम से, यानी कि रिसोर्सेज फ़ोल्डर। इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन की जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो तमाम इस फ़ोल्डर के अंदर ही आपको मिलेंगी। ड्राइबल के अंदर आपके आइकन्स होते हैं।
आपका बैकग्राउंड, आपके जितने भी आइकन्स हैं, ठीक है, आप जो एप्लीकेशन के अंदर अपनी पिक्चर यूज़ करना चाह रहे हैं, इमेज व्यू यूज़ करना चाह रहे हैं, जो भी मामला हैं वो तमाम ड्राइवर्स में होते हैं। अच्छा, अब आते हैं लेआउट के अंदर। तो लेआउट के अंदर हमारी .xml फाइल्स मौजूद होती हैं, जो जिनको हम फ्रंट एंड भी कहते हैं, यानी UI कंपोनेंट्स जितने भी रखे जाते हैं वो हम फ्रंट एंड पे रखे जाते हैं। तो हमारी जितनी भी XML फाइल्स हैं वो हमारी तमाम की तमाम लेआउट में होती हैं। उसके बाद आता है मिप मैप। मिप मैप के अंदर आपने अपने आइकन्स रखने हैं। आइकन से मुराद के जो आप इंस्टॉल करने के बाद आपकी डिवाइस के ऊपर जो आइकन शो हो, ठीक है, वो कैसा शो होना चाहिए वो आप अपने मिप मैप के अंदर रखेंगे। अगर तो वो राउंड शेप के अंदर है तो आप राउंड शेप के अंदर रख देंगे, अगर वो स्क्वायर शेप के अंदर है तो आप यहाँ पे सिंपल IC लॉन्चर के अंदर उस आइकन को रख देंगे। और मैनिफेस्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे राउंड आइकन और उसके बाद आपका सिंपल आइकन शो करवा रहा है, तो यहाँ पे आपने उसका पाथ दे देना है, उसका नेम दे देना है, तो वो खुद ब खुद ही वहाँ से गेट कर लेगा। उसके बाद आगे आता है हमारा वैल्यूज़। वैल्यूज़ के अंदर क्या है, सबसे पहले कलर्स हैं। हम कलर्स पे आएँ तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं जो एंड्रॉयड ने ऑलरेडी बना के दिए हुए हैं थीम कलर के, ठीक है, कि आपकी आइकन के अंदर आप जो भी कलर यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे एक दफ़ा, और उसके बाद सिंपल उस कलर का नाम लिखेंगे तो वो आपका कलर आ जाएगा। सपोज़ मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक कलर देना चाहता हूँ बैकग्राउंड का। जैसे आपने व्हाट्सएप को देखा होगा कि व्हाट्सएप का बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कलर को क्रिएट करूँगा। क्या करूँगा, मैं किसी एक कलर को कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करने के बाद Ctrl+C, जैसे आपको पता है सेलेक्ट करने के बाद कॉपी हो जाता है, और Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे देखिए मुझे ये रेड लाइन शो कर रहा है, यानी कि ये एरर शो कर रहा है, और वो मुझे बता रहा है कि वाइट हैज़ ऑलरेडी बिन डिफाइंड इन दिस फोल्डर। जैसे ही मैं रेड लाइन पे लेके आता हूँ कि भाई वाइट नाम का कलर तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसका नेम चेंज कर दूँगा। मैं इसका नेम कर देता हूँ light_gray। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो भी मतलब यानी कि कलर नेम लगा रहे हैं, आपने उसमें कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करना और स्पेस यूज़ नहीं करनी। स्पेस की जगह पे आप अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, और कैपिटल की जगह पे आप सिंपल जो है वो स्मॉल लेटर्स ही यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं छोटे से आइकन पे आऊँगी जहाँ पे वाइट कलर का एक बॉक्स बना हुआ है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये देखें कस्टम कलर का एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो मैं यहाँ से अगर मुझे ये कोड नहीं भी याद, टेंशन नहीं लेनी, नहीं याद कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता कोर्स का, मैं सिंपल उस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अपनी पसंद का कलर ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे मेरा कलर आ जाएगा और यहाँ पे खुद ब खुद उसका कोड भी आ जाएगा। अब मैं जहाँ पे भी इस कलर को यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इसके बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं देखो यहाँ पे आके सिंपल उस कलर का नेम लिखूँगा। मैं कहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड में। उसका कलर मैंने क्या लिखा है, लाइट। ये देखें आ गया, और वो देखें मेरे बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब ये देखें मेरा ये ओपन हो रहा है, अभी ओपन ही हुआ क्योंकि मैंने लेटेस्ट उसका जो है वो एंड्रॉयड वर्जन किया हुआ है। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरा कोई लैपटॉप इतना फास्ट नहीं है कि वो इतनी जल्दी काम करे और ये तमाम मामला। अच्छा, यहाँ पे कलर्स के बाद आगे हमारे पास आता है थीम्स के अंदर। थीम के अंदर हम अपनी मर्ज़ी की थीम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी थीम कैसी होनी चाहिए। अब ये तो थी बेसिक्स हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के हवाले से कि हमने प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, और उसके बाद AVD मैनेजर के अंदर हमने जाके वर्चुअल डिवाइस को कैसे क्रिएट करना है। और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारी फ़ाइल्स के हवाले से कि इस फाइल्स के अंदर क्या क्या, मतलब यानी कि लेफ़्ट साइड पे जो हमारा ट्री है, कंपोनेंट ट्री है, कि वहाँ पे क्या क्या फ़ाइल्स हैं और क्या क्या उसको यूज़ किया जाता है। तो हम इंशाल्लाह अगले ही लेक्चर के अंदर जो है अपना फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के हवाले से देखेंगे कि हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। इंशाल्लाह हमारे जो स्टार्ट के लेक्चर होंगे वो सिर्फ डिज़ाइनिंग के हवाले से होंगे, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ में हम उस पर कोडिंग भी करेंगे, कोडिंग करना भी सीखेंगे कि उस पर हम किस तरीके से जो है, जो भी हम अगर बटन लगाते हैं तो उस बटन पे हम क्या काम ले सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम मतलब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर इस वीडियो में से कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, या आपकी कोई सजेशन हो, या आपका कोई बरादराना अच्छा मशवरा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।